नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑन भारत के साथ इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज शुरुआत जो है वो करते हैं बड़े बवाल के साथ। वो बवाल आज कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतर के मचाया। अच्छा लगा कि विपक्ष में इतनी ताकत है कि इतना जोरदार प्रदर्शन कर सके, लेकिन प्रदर्शन हो क्यों रहा था? विपक्ष को ईडी के हर एक्शन में एक साजिश नजर आती है, सियासत दिखती है। खास तौर पर विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शन की टाइमिंग पर भी कई सवाल उठते आए हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो और मामले हो, विपक्ष के ये जो सवाल हैं वो उठते रहे कि देखिए ईडी कैसे सरकार का साथ देती है। खैर, आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर जबरदस्त बवाल हुआ क्योंकि आज कोई आम नेता नहीं, कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कहीं कार में आग लगा दी गई तो कहीं स्कूटी फूंक दी गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इतने जबरदस्त प्रदर्शन जो हैं वो सिर्फ अपने नेताओं के कानूनी शिकंजे में फंसने पर याद आते हैं, या जनता के लिए भी कांग्रेस पार्टी इतनी तत्परता से खड़ी रहेगी? बेंगलुरु में कार में आग लगा दी, यह सत्याग्रह है या संग्राम? हैदराबाद में स्कूटी फूंक दी, यह सत्याग्रह है या संग्राम? जयपुर में कार को जलाने की कोशिश की, चंडीगढ़ में ऐसा बवाल किया कि वाटर कैनन चलाना पड़ा। दिल्ली में सड़क से संसद तक संग्राम, ये कांग्रेस का सत्याग्रह है या संग्राम? कहने को तो ये कांग्रेस का सत्याग्रह है, लेकिन सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस ने जो कोहराम मचाया है, ये तस्वीरें आपके सामने। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के हर बड़े शहर में विरोध प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन किया। पटना, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, रायपुर, बेंगलुरु, हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। गांधीवादी बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी का यह सत्याग्रह अराजकता ज्यादा लग रहा था। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ शहर शहर संग्राम ही नहीं किया, बल्कि ईडी को इडियट भी करार दिया। ये ईडी को इडियट बना दिए ये सरकार ने। ईडी को इडियट बनाते हुए ये सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सरकार उसके खिलाफ, मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके की हिंसा और अत्याचार की सियासत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग वो देख रहे हैं। अगर सोनिया गांधी जी की कुछ हो गई तो हिंदुस्तान की आम जनता ये सरकार को नहीं माफ करेंगे। हमारे कहना यही था कि इतने सालों के बाद तुम्हें याद आया कि कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष को, देखिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, सारे विपक्ष को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए ईडी को इस्तेमाल किया जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने प्रवर्तन निदेशालय पर बड़ा आरोप लगाया तो बीजेपी तुरंत उन पर टूट पड़ी। इतना ही नहीं, खुद की पार्टी के नेताओं ने भी उनके इस बयान से किनारा कर दिया। तो सीनियर लीडर है, मैं दूसरों के बयान पर टिप्पणी नहीं करता, अपना बयान देता हूँ। अब कौन जो कहे, मेरा ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईडी इडियट है, इस पर क्या कहेंगे सर? बड़ा सवाल। अब जो मर्जी कोई कहे। कांग्रेस सोचते हैं कि ईडी, सीबीआई, कोई भी एजेंसी, कोई भी संवैधानिक संस्था जो है वो एक परिवार को सर्विस देना है, ये कांग्रेस का मानसिकता है। कांग्रेस सोचते है कि वो कानून से ऊपर है,
किसी एजेंसी से ऊपर है। कांग्रेस ये मानते हैं कि वो एक परिवार ही पूरा भारत देश है। लाइव टेलीविजन पर मीडिया के सामने ईडी को इडियट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान सभी कानूनी संवैधानिक संस्थाओं का जी भर के करो अपमान। इसका प्रमाण हमने पहले भी देखा है। अधीर रंजन चौधरी ने इडियट वाले बयान के साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात कही। रंजीता मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजीता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा कंफ्यूजन है कि सोनिया गांधी ने पूछताछ के लिए आज कहा कि आज रहने दीजिए, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी अब यह खबर आ रही है कि नहीं, आज के लिए इतनी पूछताछ थी। और क्या कांग्रेस लगातार जब भी सोनिया गांधी को बुलाएंगे इस तरह का प्रदर्शन करती रहेगी? उससे कांग्रेस पार्टी दूर हो गई है। दूसरी तरफ उनकी सजा हुआ है, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन तमाम चीजों के साथ जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या आज जो पूछताछ की, सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या आज जो पूछताछ की, ये कैमरा कौन है? कैमरा क्यों हिला रहा है वो? हाँ, माइक तो ऑन ही था। अब ये लोग को माइक पता नहीं चल रहा है। रंजीता, कुछ दिक्कत है वहां पर, कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास आने की। आगे बढ़ते हैं। और सोनिया गांधी से अब सोमवार को पूछताछ दूसरे राउंड की होगी। इस पर टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता रंजीता झा ने रॉबर्ट वाड्रा से बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं। आज सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड मामले में 30 घंटे राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। आज 2 घंटे पूछताछ हुई। अब कहा जा रहा है कि 25 को फिर सोनिया गांधी को बुलाया गया है। मैं ये फिर से देखूंगा राजनीतिक तरीके से कि बीजेपी फिर से एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है गांधी परिवार को परेशान करने के लिए, डराने के लिए। और क्योंकि गांधी परिवार ही है जो लोगों के लिए सोचती है और रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं करती है, भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, और वो हमेशा लोगों की आवाज बुलंद करती है, उनकी इशू के लिए बात करती है, चाहे पार्लियामेंट में हो या रोड पे हो। सबको लग रहा है कि ना तो सोनिया जी की मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य का कोई ख्याल किया, ना उनकी उम्र का लिहाज है, ना कुछ है। कोई स्टेट्समैन का, एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन है, पूरी देश, पूरा दुनिया देख रही है, और मेरे ख्याल से गलत है। रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद हैं, बोल रहे हैं कि किस तरीके से कोशिश करी जा रही है कांग्रेस पार्टी को दबाने की। लेकिन कुल मिलाकर अब बात यही उठती है, सवाल बार बार यही उठता है कि कांग्रेस पार्टी का जो आज प्रदर्शन रहा, इतने शक्ति प्रदर्शन रहा, वो तभी होता है जब गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि कोई आंच आने वाली है। इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या ईडी की कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई किसी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इतनी तत्परता से ही जनता के मुद्दे भी उठाती है? क्योंकि 2 तस्वीरें मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। ये एक तस्वीर आप देखेंगे कांग्रेस नेताओं की जो ट्वीट है, उसकी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें। उसमें कांग्रेस नेताओं के जो नेता हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से आज कांग्रेस ने जनता के मुद्दों की जो बात है उसको लेते हुए आज क्या क्या बातें कही। कुल मिलाकर 100 बात की एक ही बात बन जाती है कि क्या कांग्रेस पार्टी जरूरी क्या है देश के लिए, और कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी क्या है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। कहते हैं जहां भ्रष्टाचार का पहिया कानून को चुनौती देने लगे, वहां 2 सरकार एक साथ चलती है। एक राज्य की सरकार, दूसरी माफियाओं की सरकार। हरियाणा के नूह की घटना को आप भूले नहीं होंगे। उसमें कैसे खनन माफिया ने एक डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन माफिया राज सिर्फ हरियाणा में नहीं, मध्य प्रदेश में भी इसी को लेकर बुरा हाल है। जहां कानून काम नहीं करता, वहां कुदरत ने कैसे काम किया, यह खबर उसी को लेकर है। भिंड में सिंध नदी में जैसे ही पानी बढ़ा,
वैसे वहां पर अवैध खनन करने के लिए जो सैकड़ों डंपर्स की लाइन लगती थी, जिसे सरकार शायद देखकर अनदेखा करती। नहीं हुए हैं जब हरियाणा के नूह में पूरे सरकारी सिस्टम को चुनौती देकर भ्रष्टाचार के डीजल से दौड़ने वाली डंपर ने एक डीएसपी को कुचल दिया और उसके ठीक बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार के राज्य से निकलकर आई दुस्साहस की ये तस्वीर आपको बताएगी कि खनन माफिया किसी भी राज्य सरकार की मशीनरी के सीने पर बैठकर कैसे अपना कानून चलाते हैं। वो तो सिंध नदी के किनारे अवैध खनन के इस खेल के बीच में अचानक ही नदी में बढ़े पानी ने सैकड़ों ट्रक के पहिए को थाम दिया। फिर तस्वीर सामने आई, माफियाओं के ईंधन से दौड़ने वाली रेत भरी ट्रक बाढ़ में ही फंस गई, पूरी पोल पट्टी खुल गई। धौर पर राज खदान है, देखो भैया यहाँ पर टिम्बर डूब चुके हैं। यहाँ पर कम से कम 500 गाड़ी होंगी जिले में। ये देखो गाड़ी क्या हालत है, अभी 3 ड्राइवर निखर जाए रस्सी के सहारे से। बहुत गंभीर मामला है भैया यहाँ की। बहुत ऊपर गाड़ी देखो, वो एलपी दिख रही है, वो गाड़ी बहुत खड़ गई ऊपर। देखो अभी गाड़ी पूरी खदानें भरी हैं, मतलब 500 गाड़ी होंगी यहाँ पर। जहाँ तक नजरें जा रही है, नीले पीले काले लाल रंग के डंपर ही डंपर दिख रहे हैं। आगे पीछे नदी के इस तरफ, नदी के उस तरफ, नदी के ठीक बगल में, नदी से कुछ दूर पर हर तरफ डंपर ही डंपर है और इन डंपरों पर रेत लदे हैं, अवैध खनन वाले रेत, जिसके आगे ना तो पुलिस टिकती है, ना ही प्रशासन और ना ही एनजीटी। वरना जिस राज्य में बरसात के महीने में खनन पर रोक के लिए सारी कोशिशों का दिखावा किया जा रहा हो, वहाँ ऐसी तस्वीरें बताती है कि खनन वाले डंपर के आगे सारी मशीनरी ही बौनी पड़ गई है। मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन कोई नई कहानी नहीं है। इससे पहले भी टाइम्स नाउ नव भारत एक्सपोज कर चुका था कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे अवैध तरीके से रेत का खनन किया जाता है। और ये जो चंबल का इलाका है, भिंड मुरैना, ये वही इलाका है जहां एक आईपीएस ऑफिसर को जब वो मौके पर पहुंचे थे इस तरह के खनन पर रोक लगाने के लिए, तो उन्हें कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई थी, ट्रैक्टर से कुचल कर। और कहा जा सकता है कि 3 महीने की पाबंदी रहती है बारिश में, लेकिन बावजूद उसके धड़ल्ले से दर्जनों नहीं सैकड़ों ट्रक नदी में उतर जाते हैं अवैध खनन के लिए। और जो एनजीटी के जो आदेश है उसका खुलेआम उल्लंघन किया जाता है, उस आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बरसात को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खनन के ऊपर, रेत के खनन के ऊपर रोक लगी रहती 3 माह के लिए। यह रोक जून से सितंबर माह तक लगी रहती। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में अवैध उत्खनन पूरे 12 माह चलता है, प्रतिदिन चलता है। ये वही अवैध खनन है जिसे रोकने की कोशिश में पुलिस के जवान और अधिकारी अपनी जान की कीमत तक चुका देते हैं। ये वही अवैध खनन है जिसके बल पर खनन माफिया खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। लेकिन सिंध नदी में जैसे ही पानी बढ़ा, ट्रक को छोड़कर ट्रक के ड्राइवर, ट्रक पर सवार सहयोगी रस्सी के सहारे खुद को बचाने लगे। कहीं किसी ट्रक के ऊपर चढ़कर ड्राइवर जान बचाने में लगा है, कहीं से कूदकर भागने की कोशिश में लगा है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि सारी की सारी ट्रकें फंसी रह गई। फिर किसी ने मोबाइल कैमरे से पूरी कहानी को कैद किया, तब जाकर खनन की काली कहानी सामने आ गई। मैं एमओ को बोला है कि उसको जानकारी लेके मुझे बताए वो क्या है। क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों ने टाइम्स नाउ भारत ने टाइम्स नाउ ने ये एक्सपोज किया किस तरह से मतलब बरसात में भी इलीगल सैंड माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी तक उस पर सर कोई उसकी हमने फैक्चुअल जो पोजीशन है उसकी जानकारी के लिए मैंने एमओ को बोला है। अच्छा, तो सर इसमें मतलब ये ऐसा कैसे संभव हो जाता सर, इतनी सारी गाड़ियां कुछ इस तरह का? अब वो थोड़ी सी जब हमारे पास पोजीशन क्लियर हो तब मैं बता पाऊंगा। अभी तो मैंने बोला है उसकी जानकारी लाने के लिए। एक ठेला तो वो टेढ़ा हो गया, उसका बाड़ी वाड़ी सब डूब गई है, उसको भैया को बचा लिया गया रस्सी के द्वारा। ये भी हमारा लड़का गया तो खड़ा जो।
अचानक बाढ़ नहीं आती तो ये तस्वीर भी सामने नहीं आती, और ये तस्वीर सामने नहीं आती तो पता ही नहीं चलता कि शिवराज सिंह सरकार के समानांतर कैसे खनन माफियाओं की सरकार धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में अपना काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मंत्री सारे फिर आपको यही बताएंगे कि हमने पुरताबड़तोड़ कार्रवाई हम कर रहे हैं, हम रोक लगा रहे हैं। असलियत यह है कि खनन को रोकने के बाद भी, उस पर रोक लगाने के बाद भी किस तरीके से सरकार जानबूझ के आंख बंद कर लेती है, प्रशासन, कानून, पुलिस किस तरह से आंख बंद करके ये सब होने देती है। एक बड़ी घटना के इंतजार में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड में शामिल वो 2 गैंगस्टर की जिन्हें बुधवार को पंजाब पुलिस ने मार कराया। उनका एक पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आया। अब पंजाब पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि क्या वो दोनों गैंगस्टर पाकिस्तान जाने की फिराक में थे, और अगर ऐसा था तो उनका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, क्योंकि दोनों एनकाउंटर पाकिस्तान बॉर्डर से ठीक पहले होते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तान जा रहे थे मूसेवाला के हत्यारे। मैं इस समय भारत पाकिस्तान सीमा के पास खड़ा हूं। इसे अटारी बॉर्डर भी कहा जाता है, और जहां पे कल एनकाउंटर हुआ बकना गांव, जिसमें 2 कातिल सिद्धू मूसेवाला के मारे जाते हैं, वो यहां से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मानना है कि इन 2 गैंगस्टर्स का प्लान था सरहद पार करके पाकिस्तान चले जाना। पाकिस्तान में किससे मिलने वाले थे गैंगस्टर? लगता है कि शायद इन्हें वहां खालिस्तानी संगठन और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पनाह देती, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है जब गैंगस्टर्स यहां पे अपराध करने के बाद पंजाब में पाकिस्तान चले गए हैं, और उसके बाद उन्होंने खालिस्तानी संगठन को ज्वाइन कर लिया है। मूसेवाला के हत्यारों के हैंडलर पाकिस्तान में। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अगर आप वेजिटेशन देखिए, आसानी के साथ गांव से निकलकर ये जंगल की वेजिटेशन के द्वारा बॉर्डर तक आते हैं। हालांकि ये अगर सारा बॉर्डर देखें तो यहाँ पे फेंसिंग है, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कोई नेटवर्क है, स्लीपर सेल है जो मदद करता है अक्सर इन आतंकवादियों को या गैंगस्टर्स को पार जाने के लिए। तो यही एक वजह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तरह से इस मामले को देख रही है। ये वो घर है जहां सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दी, लेकिन यहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मूसेवाला को मारने वाले गैंगस्टर पाकिस्तान भागने वाले थे? टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर प्रदीप दत्ता ने इस पूरे कनेक्शन की जांच की है। यही एक वजह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तरह से इस मामले को देख रही हैं कि कैसे तरन तारन से वो बकना गांव पहुंच जाते हैं, बकना गांव जो बिल्कुल अटारी बॉर्डर के साथ में है, और कैसे ये अटारी बॉर्डर को पार करके पार जाने की इनकी साजिश थी। क्योंकि वहां पे हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से कई आतंकवादी वहां बैठे हुए हैं, और लगातार वो आतंकवादी इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन के द्वारा हथियार बेचते हैं, और इन गैंगस्टर्स के द्वारा वो हथियार फिर बाकी आतंकवादियों को पहुंचाए जाते ताकि वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सके। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को अटारी बॉर्डर के पास जिस जगह पर पंजाब पुलिस ने घेरा, वहीं से चंद किलोमीटर की दूरी से वो दोनों गैंगस्टर भागने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ना तो गैंगस्टर बचे, ना ही उनका प्लान सक्सेस हुआ। पे फायरिंग चल रहा था, बहुत मैसिव फायरिंग जो है पुलिस और गैंगस्टर के बीच में चल रहा था, और जैसे ऑटोमेटिक गन से फायरिंग होता है वैसे जो है फायरिंग यहाँ पे दोनों तरफ से जो है चल रहा था। अब मैंने गाँव वालों से यहाँ पे आके पूछा, उन्होंने भी बताया कि ये लगातार ही गोलियां चलती रही हैं दोनों तरफ से। आपको कभी लगा एक पल के लिए कि 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं? सर लगा ही नहीं कि 2 है। इतना मैसिव फायरिंग कभी 2 लोग ऐसे कर सकते हैं, कैसे काउंटर कर सकते हैं? कहां से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, कितनी उनको प्रैक्टिस है? फायरिंग का हाल तो ऐसा था कि पुलिस और गैंगस्टर दोनों अपनी अपनी तरफ से गोली चला रहे थे, और इस चपेट में जो आया सब पर निशान रह गए। इस समय मैं उस मक्की काटने वाली मशीन में बैठा हूं जो कल फायरिंग की चपेट में आ गई जब 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने मार गिराया था। आपको मैं दिखाता हूं कि इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग उनकी तरफ से हो रही थी। कुछ गोलियों के कारतूस भी आपको मैं दिखाता
कि ये कारतूस इसके अंदर से बरामद हुए हैं और आप देख सकते हैं गोलियों के निशान मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे गोली लगी है। ये देख सकते हैं आप, यहां पे गोलियों के निशान, यहां से गोली चीरती हुई निकल गई है, दूसरी गोली आती है और यहां से चीरती हुई निकल जाती है। और भी आप देखिए इंजन पे भी गोली लगती है। यहां पे अब इन्होंने वेल्डिंग करके इंजन को ठीक करा दिया है और यहां पे भी आपको दिखाते हैं कि गोली के निशान लगे हुए हैं। ये देखिए गोली, अब इन्होंने वेल्डिंग करके इसको ठीक कराया और यहां देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। AK-47 के राउंड फायर किए जा रहे थे, पिस्टल के राउंड किए जा रहे थे फायर। चौबारे पर बैठे मनप्रीत कूसा और जगरूप रूपा लगातार फायरिंग कर रहे थे जैसे ही पुलिस पार्टी ने उन्हें घेरने की कोशिश की। और आपको दिखा सकता हूं कि आगे भी यहां पे आप देख सकते हैं, ये सीट पे यहां पे भी गोली के निशान लगे हुए हैं। ये देखिए गोली आती है, टकराती है और यहां से चली जाती है। जो शीशे फ्रंट ग्लासेस आप देख सकते हैं पूरी तरह से ग्लासेस टूट चुके हैं और ऊपर देख सकते हैं आप, वहां पे शीशे पे भी गोली लगी है जिसकी वजह से शीशा क्रैक हो गया। जगरूप रूपा और मन्नू कूसा दोनों लगातार जिस तरह से पुलिस पर गोलियां बरसा रहे थे, उसके बाद से पंजाब पुलिस के सामने भी यही सवाल है कि दोनों गैंगस्टर के पास AK-47 कहां से आई। क्या इसी AK-47 से मूसेवाला का मर्डर हुआ? पंजाब पुलिस एक तरफ दोनों गैंगस्टर को मारकर सुकून की सांस ले रही है तो दूसरी तरफ मूसेवाला के पिता को दोनों गैंगस्टर की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। पुलिस की तारीफ तो उन्होंने जरूर की, लेकिन बेटे के दुनिया से जाने का गम फिर से छलक पड़ा। मूसेवाला की हत्या में शामिल इन दोनों गैंगस्टर का हाल पुलिस वालों ने कैसा कर दिया था, ये तस्वीर उसी बात की गवाही है। ये सच है कि बंदूक के बल पर बादशाहत पाने का हश्र हमेशा ऐसा ही हुआ है। अटारी से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम जनता की, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी आप ही है। सरकार नियम बनाती है, इसका ऐलान हो जाता है, लेकिन जनता को यह पता चलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। हाल ये है कि GST स्लैब में चंद बदलाव हुए, इसे लागू होने में 3 दिन बाद अब जनता को अंदाजा लग रहा है धीरे धीरे कि उसके साथ क्या खेला हो गया है। लोग अपनी फेवरेट चीजें खा नहीं पा रहे, लिहाजा सोशल मीडिया पर मीम्स का एक पूरा बाढ़ आ गया है। मटर पनीर तो पसंद है ना आपको, तो ये स्टोरी जरूर देखिएगा। आलिया भट्ट रो रही हैं, अक्षय कुमार सोच में पड़े हैं, दया भाभी भी कह रही हैं ऐसा थोड़े ही होता है, पंचायत वाले सचिव जी कह रहे हैं खाते वक्त तो ऐसी बातें ना करें, लेकिन भाई करना जरूरी है। पनीर बटर मसाला में GST का ऐसा तड़का लगा है कि सबकी थाली का जायका बिगड़ गया। मीम्स देखकर हंसी तो आती है, लेकिन जेब पर हाथ जाते ही मायूसी छा जाती है। लेकिन करें तो करें क्या, मीम्स बनाकर ही थोड़ा मन बहला लिया जाए। सोशल मीडिया पर यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पनीर बटर मसाला छाया हुआ है। वैसे ये मसला गंभीर है, लेकिन जब लोग अपनी मनपसंद चीज ही नहीं खा पा रहे तो कम से कम मजाक तो उड़ा ही सकते हैं, क्योंकि भैया मीम्स पर अभी तक GST नहीं लगा है। अब कैसे मीम्स चल रहे हैं ये देख लीजिए। सबसे फेमस मीम देखिए, पनीर बटर मसाला में जो 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उनके सामने उनका GST दर लिख दिया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस मीम को ट्वीट किया, जिसमें लिखा है मैथ्स का नया सवाल, पनीर बटर मसाला पर लगने वाले GST को कैलकुलेट करें। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के स्क्रीनशॉट को नेटिजन शेयर कर रहे हैं, जिसमें राजू की मां कहती हैं कि बेटा पनीर कुछ दिनों में सोनार की दुकान पर मिलेगा। इस तस्वीर के साथ लोग लिख रहे हैं राजू की मां को पहले ही GST का आइडिया लग गया था। अब अगला मीम देखिए, यहाँ आलिया भट्ट रो रही है, कह रही है मुझे पनीर बटर मसाला खाना है। मजे लेने वाले लोग लिख रहे हैं नए GST स्लैब को देखने के बाद मिडिल क्लास की हालत यही है। मीम्स बने और दया भाभी की एंट्री ना हो, ऐसा थोड़ी होता है। इस मीम को शेयर करते हुए कुछ लोग यही लिख रहे हैं, पनीर बटर मसाला पर नया GST स्लैब देखने के बाद फूडीज कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये सीन याद है? लोग इस तस्वीर के साथ लिख रहे हैं वेजिटेरियन अब पैसे बचाने के लिए नॉन वेजिटेरियन बन जाए। हेरा फेरी का ये सीन भी पनीर बटर मसाला का मीम बन गया। लोग पनीर बटर मसाला खाने के लिए किडनी और आंख देखने की बातें कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त कुछ खा रहे हैं तो एक मीम आपके लिए। एक परेशानी तो उन लोगों के लिए भी है जो लोग सावन में वेजिटेरियन बन जाते हैं। नए GST स्लैब को देखने के बाद ऐसे लोग सावन के इंतजार में बैठे। अब जो लोग पनीर बटर मसाला पसंद नहीं करते वो सोच रहे होंगे कि चलो जान बची, तो रुको जरा, सब्र करो। अब आगे आपके काम की बात आने वाली है। आम आदमी का एक डिश है कड़ी पकौड़ा। इसमें पड़ता है दही, मसाला और बेसन। तीनों अगर पैक्ड आइटम लेते हैं तो 5% GST देनी पड़ेगी। अगला दाल मखनी,
जिसमें दाल, बटर और क्रीम का इस्तेमाल होता है। यहाँ भी अगर ये आप पैक लेंगे तो 5% जीएसटी चुकाना होगा। मटर पनीर, पनीर, मटर और मसाला तीनों में 5% जीएसटी लागू। रायता के शौकीन लोग भी सुन लें कि पैक्ड दही पर भी अब 5% का जीएसटी लग गया है। नए जीएसटी के रेट 29 जून को चंडीगढ़ में तय किए गए। 18 तारीख से ये लागू है, लेकिन आम आदमी इसके अर्थशास्त्र को तभी समझ पाता है जब असर थाली पर पड़ता है। अब इसका असर थाली और सोशल मीडिया दोनों पर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक बार याद दिला देता हूं, वो एक स्लोगन था जब 14 में चुनाव हो रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार उनकी सरकार चुनने के बाद भी आपका क्या हाल है, मिडिल क्लास का क्या हाल है, अभी आप भली भांति जानते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लोकतंत्र में आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन ढाका, जी हां, ऑपरेशन ढाका क्या है, उसका बड़ा खुलासा क्या है, ये देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब वक्त हो गया हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, और आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश के ढाका का हिंदुस्तान के ढाका से टेरर कनेक्शन क्या है। नेपाल बॉर्डर के करीब पूर्वी चंपारण जिले में ढाका के एक ऐसे स्लीपर सेल का खुला हुआ है जिसमें एनआईए भी हैरान है। और आपको अब दिखाते हैं कि देश में बैन आतंकी संगठन जेएमबी का स्लीपर सेल वहां एक्टिव कैसे हुआ, पूरा खुलासा इस ऑपरेशन ढाका में। हिंदुस्तान के मदरसे में विदेशी घुसपैठ, नाम के मुफ्ती काम जिहादी। बिहार के मदरसे में आतंकी स्लीपर सेल, बहुत बड़ा खुलासा ऑपरेशन ढाका। पूर्वी चंपारण के ढाका से असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बिहार से जो स्लीपर सेल की बात थी वो एक बार फिर से साबित हुई है। जिस तरह से असगर अली की एनआईए ने गिरफ्तारी की है, उसके बाद बिहार का सीधा कनेक्शन जेएमबी यानी कि जो बांग्लादेशी आतंकी संगठन है उससे सीधे जुड़ा है। अब एनआईए इस पर पूरी जांच कर रही है और जो एनआईए के पास सबूत मिले हैं उसके आधार पर जो यहाँ पर असगर अली है उसने अपने लैपटॉप से कई युवाओं को मोटिवेशनल जो स्पीच है वो दिया और युवाओं को भड़काने का काम किया। आज हम आपको बिहार के ढाका से वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। नाम असगर अली, पेशा मौलवी, आरोप टेरर लिंक, एक्शन गिरफ्तार। जामिया मारिया निस्वा मदरसा ढाका, पूर्वी चंपारण बिहार। इसी मदरसे में लड़कियों को कुरान शरीफ और हदीस की तालीम देने वाले मौलवी मुफ्ती असगर अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आरोप बहुत संगीन है। असगर अली पर हिंदुस्तान के ढाका में रहकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े होने और हिंदुस्तानी मुस्लिम बच्चों नौजवानों को ऑनलाइन ब्रेन वॉश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 19 जुलाई को एनआईए की टीम ने असगर अली को बिहार के मोतिहारी से करीब 26 किलोमीटर दूर ढाका के इसी मदरसे से धर दबोचा। मुफ्ती असगर पर देश में बैन आतंकी जमात के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करने जैसे बेहद गंभीर आरोप हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने उस मदरसे में जाकर असगर के अतीत की तहकीकात की। अभी हम पूर्वी चंपारण के ढाका के उस मदरसे के बाहर खड़े हैं जहां पर असगर अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया था 19 तारीख को। वही ये मदरसा है जामिया मारिया निस्वा, ये मदरसा है। ये हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, शिक्षक हैं या जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर किस तरह की तालीम दी जाती है वो भी हम जानेंगे। मुफ्ती असगर अली फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। खबर तो ये भी कि उसे एनआईए की टीम उत्तर प्रदेश ले गई है।
असगर अली कहां का रहने वाला है, उसने तालीम कहां से हासिल की, जमातुल मुजाहिदीन से उसके तार कैसे जुड़े, आपको हर बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले ढाका के जामिया मारिया निस्वा मदरसे के उस मौलवी की बात सुनिए जिसे असगर अली के साथ हिरासत में लेने और शुरुआती पूछताछ के बाद एनआईए ने छोड़ दिया। 19 तारीख को जो एनआईए की टीम आई थी तो आपको भी ले गई थी थाने पे? जी, हमको भी ले गई थी। अच्छा, क्या कुछ एनआईए ने वहाँ इंटरोगेशन किया? वो हम लोगों से यही पूछगछ किया उनके मुतालिक के भाई ये यहाँ क्या करते थे, कब से हैं। तो उनसे यही बताया कि ये तो अभी हाल फिलहाल जो है ना ये आए हैं। मुश्किल से हम लोगों की तो छुट्टी हुई थी बकरीद की, लगभग 12-15 रोज़ की। तो सब ले कर के वो ये 1-1.5 महीना से ये यहाँ हैं। इनकी छुट्टी जो है ना शनिचर तक थी। एक वक्त 19 तारीख को वो आ गए तो लगभग जो है ना 1:30 बजे के बाद वो पहुँचे यहाँ, 2 बजे के बाद समझिए। तो कुछ ही देर के बाद एनआईए की टीम जो है ना यहाँ आई। वो टीम जो है ना यहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद उनको हिरासत में लिया, उनका मोबाइल वगैरह लिया। असगर अली इस मदरसे में 2 महीने पहले ही आया था। वो यहाँ की मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद निसार के साथ रहता था। असगर जिस मस्जिद में था आपको वहाँ भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले मदरसे के मौलवी ताजुद्दीन से असगर अली की कहानी सुनिए। बात के और मामलात के दरमियान तो इस तरह का कुछ लगा नहीं। अब रहा सवाल के कोई भी इदारा जो है किसी आदमी को अगर रखता है तो उसका एक रूल रेशन है कि 3 महीना से 6 महीना तक उसका जांच करता है कि इस आदमी का बैकग्राउंड जो है किसी तरह का कोई गड़बड़ है या नहीं है, या हम जो जिस काम के लिए रखे हैं उस काम में किसी तरह का इसमें इनमें फोल्ड है, काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसकी बहाली होती है। तो वो जांच ही के दरमियान में अभी थे। तो उनसे कोई मिलने जुलने भी आता था क्या यहाँ? कभी ऐसा मिलने जुलने नहीं आता था? कभी नहीं आता था। और हम अकेले रहते थे वो? नहीं, वो छुट्टी के दरमियान में अब जैसे कि 11 बजे तक हम लोगों का सुबह से क्लास चलता था 6:30 बजे से, और 11 बजे के बाद जो 1.5-2 घंटे का जो वक्फा होता है तो उसमें सब आदमी साथ में जो है ना थोड़ा रेस्ट करते थे। उसके बाद खाना खाते थे, फिर 2 बजे से क्लास में लग जाते थे। फिर उसके बाद जो है ना 5 बजे तक जो है ना छुट्टी होती थी तो सब इधर उधर चले जाते थे। लेकिन इस तरह का कोई काम उनका तो नहीं देखा। एनआईए की टीम ने मुफ्ती असगर अली से बड़ी तादाद में मजहबी किताबें जब्त करने के साथ उसके लैपटॉप को भी अपने साथ ले गई। लैपटॉप भी एक एनआईए ले लिया। तो लैपटॉप तो पहले से तो नहीं था, वो साथ में अभी लाए थे। तो लैपटॉप में अब क्या है, हम लोग तो इंग्लिश वगैरह पढ़े नहीं है कि उसमें क्या है नहीं है। वैसे मदरसे का एक लैपटॉप है। तो हमारे यहाँ जो बच्चियों के तालीम में एक जुड़ा हुआ एक वो भी है कि उसको कुछ जो है ना कंप्यूटर का ये भी शिक्षा भी देते हैं। और पढ़ाई का जो है ना निज़ाम हम लोग बनाए हुए हैं। सुबह से 11 बजे तक का जो निज़ाम है वो मदरसे की तालीम देते हैं, और 2 बजे से 5 बजे तक का जो असगर जो थे यहाँ क्या पढ़ाते थे, क्या पढ़ाई वो उर्दू अरबी पढ़ाते थे। और कुछ जो है ना हिंदी के जो है ना 3री-4थी के क्लास के बच्चियों को भी कुछ पढ़ाते थे। मुफ्ती असगर जिस मदरसे में 2 दिन पहले तक लड़कियों को मजहबी तालीम देता था, उसके अंदर का नजारा आज कैसा है वो भी देखिए। वो मदरसा है जहां पर असगर अली पढ़ाते थे और यहीं से उनको गिरफ्तार एनआईए की टीम ने भी की है। जैसा कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि पिछले 2 महीने से ही वो यहाँ आए थे और काफ़ी कम समय हुआ था उनको यहाँ पर पढ़ाते हुए, और ऐसे में उनको यहाँ से एनआईए की टीम लेकर गई है। जो आरोप है उन पर वो काफ़ी गंभीर आरोप है। बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप है, और उसका क्या होगा एनआईए इसकी जाँच करेगी। हमने मदरसे की लड़कियों से भी बात की, पूछा कि जिस शख्स को बैन आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो उन्हें क्या पढ़ाता था, कैसा इंसान था। तो लड़कियों ने जो कहा उसे सुनना भी बहुत जरूरी है। क्या पढ़ रही है? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। अभी जो असगर अली थे यहाँ पर, उनको जानते हो? जी। वो पढ़ाते थे? जी। अच्छा, क्या पढ़ाते थे? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ाते थे, मतलब रेगुलर पढ़ाते थे, अच्छे से पढ़ाते थे? जी। अच्छा, कैसे इंसान थे तुम लोग? चूंकि स्टूडेंट हो, लगातार मिलते होगे, कैसा लगता था उनका व्यक्तित्व? जी, बहुत अच्छे थे वो। बहुत अच्छे थे? जी। अच्छा, और क्या क्या बातें होती थी, क्या कुछ बताए थे वो? जी नहीं, बस पढ़ाई के मुतालिक बातें करते थे और कुछ नहीं। क्या पढ़ाई हो रही है अभी? तो उर्दू पढ़ रहे हैं। अच्छा, उर्दू पढ़ाई हो रही है। ये जो असगर अली थे वो पढ़ाते थे? जी। अच्छा, क्या पढ़ाते थे आप लोग? कभी कुरान शरीफ भी सुन लेते थे और हदीस भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे,
कभी कभी हम लोग जो पढ़ने नहीं आते पूछने जाते थे वो भी सब बता देते बहुत अच्छे से। उनको पुलिस आके गिरफ्तार करके ले गई, कैसा अब लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, वो तो बहुत अच्छे से, पर पता नहीं आप लोग क्यों ले गए इसे पुलिस है। ये मदरसा रेजिडेंशियल है, यानी यहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ रहती भी यहीं हैं। लेकिन अब आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में यहाँ के मौलवी की गिरफ्तारी से उन लोगों के जहन में डर बैठ गया है जिनकी बेटियाँ यहाँ रहकर पढ़ाई करती हैं। जाहिर सी बात है, अब तो मालूम करने की चीज़ है। ये मदरसा में तो इस ढंग की बात नहीं होती है, ये कहाँ से कहाँ लिंक है, क्या है न है। अगर ऐसा है तो बहुत अफसोसनाक बात है। अभी बातचीत जो उस दिन हुई थी, आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि इस तरह के मदरसे के सब कागजात वगैरह काम जो है उसके बारे में वो सब मसरूफ थे, उसमें कागज पत्तर, बच्चे कितने दिन रहे नहीं रहे, कौन बच्चा कैसे जा रहा है नहीं जा, गार्जियन कौन है नहीं है, वो सब रजिस्टर वगैरह मेंटेन करके हमको बच्चे रिसीव करवाए किए थे। हम लोग तो मन में थोड़ा सा लगता है कि कभी जाहिर सी बात है। इस मदरसे के कर्ता धर्ता ढाका की जामा मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद निसार है, जो असगर अली की गिरफ्तारी के बाद से फरार है। पड़ताल के दौरान पता चला कि असगर मस्जिद के उसी कमरे में रहता था जो नायब इमाम निसार के नाम अलॉट है। ढाका का यही मस्जिद है जहां असगर अली रहते थे, जहां पर एनआईए की टीम आई थी और यहां पर उनका कई सामान, हम बात कर रहे हैं आपसे, क्या कुछ था यहाँ पर असगर अली? वो ये जो है असगर अली यहाँ पर जो मिले वो जो है मुफ्ती निसार साहब के स्टाफ थे, मदरसे के स्टाफ थे, वो जो है मारिया निस्वा के स्टाफ थे। वहाँ जो है वो पढ़ाते थे। मुफ्ती निसार चूँकि इसमें जो है नायब इमाम थे, उन्हीं के नाम पर रूम अलॉट था और वो क्यों भेजते थे मस्जिद में सोने के लिए, इसका जवाब वही देंगे। कल जो है कमेटी जो है इस सारे सूरत हाल को देखते हुए मुफ्ती निसार साहब को इससे बर्खास्त कर दिया है। आतंकी जमात से जुड़ा मौलवी करीब 2 महीने से इस मस्जिद में रह रहा था, लेकिन इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं थी। ऐसे में अब मस्जिद से जुड़े लोग भी मुफ्ती असगर को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के नज़र में वो अगर गुनाहगार है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए जो है हम लोग जो है उसमें जो है कुछ जो है किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे और अगर वो जो है दोषी है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की। दिनों से थे वो यहाँ? ये 1 महीना से 1 से 1.5 महीना से। अब इस मस्जिद से उन लोगों को हटा दिया गया? हाँ, हटा दिया गया। निसार साहब जो थे उनको भी हटा दिया है। पूर्वी चंपारण पुलिस ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि असगर अली को भोपाल के जमातुल मुजाहिदीन मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम, लखनऊ टीम यहाँ पर आई थी एक केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उनका केस एक भोपाल का था और उन्हें ऐसा सूचना था कि उनका एक सस्पेक्ट यहाँ ढाका थाना क्षेत्र में रह रहा है। हम लोगों ने उन्हें लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हुए एक्यूज्ड की अरेस्टिंग इंश्योर की। जब एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ तो पता चला कि वो लोकल एक मॉस्क है, उसमें 1 महीने से मुफ्ती का काम कर रहा था। एनआईए की जो प्राइमा फेसी पूछताछ हुई है उसमें ऐसा पता चला है कि वो जेएमबी मॉड्यूल का सदस्य रहा है और फर्दर सारे एंड्स को एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। नेपाल बॉर्डर के करीब जिस तरह से पहले बिहार के दरभंगा का पीएफआई कनेक्शन सामने आया और अब मोतिहारी के ढाका से जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े मौलवी को पकड़ा गया है, ये बहुत चिंताजनक है। आतंकियों का कनेक्शन बिहार से जरूर निकल रहा है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि बिहार में स्लीपर सेल्स अच्छी संख्या में मौजूद हैं और इस स्लीपर सेल को निश्चित तौर पे प्रशासन ब्रेक करेगा। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्लीपर सेल को लोकल पुलिस प्रशासन ने नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ब्रेक किया है। बहरहाल आपको उस केस के बारे में भी बता देते हैं जिसकी जांच का दायरा भोपाल से बिहार के ढाका तक पहुंच गया है। इसी साल मार्च में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जेएमबी से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया। चारों बांग्लादेशी नागरिक थे जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी आतंकी संगठन के स्लीपर सेल बनाने की फिराक में थे। भारत सरकार ने 23 मई 2019 को जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को यूएपीए कानून के तहत बैन कर दिया था। बावजूद इसके भारत में इसकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी महीने असम की राजधानी गुवाहाटी से जेएमबी के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2021 में कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से जेएमबी के 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया, जबकि नवंबर 2021 में एनआईए ने पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना से जेएमबी के 1 संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2019 में तब के एनआईए प्रमुख वाईसी मोदी ने बताया कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश
पूरे भारत में पैर पसारने की साजिश में जुटा है। एनआईए ने ऐसे 125 संदिग्धों की लिस्ट भी अलग अलग राज्यों से शेयर की थी। जिहाद की फैक्ट्री जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश 2018 के बोधगया ब्लास्ट समेत कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा। इस आतंकी जमात का गठन 1998 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। जेएमबी बांग्लादेश में कई फिदायीन हमलों और आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। इस आतंकी संगठन ने 17 अगस्त 2005 को बांग्लादेश के 64 में से 63 जिले को करीब 7 मिनट तक बम धमाकों से दहला दिया था। ऐसे में इस खतरनाक आतंकी संगठन के स्लीपर सेल का हिंदुस्तान में पैर पसारना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। एनआईए ने जिस तरह से इसके दहशतगर्दों पर शिकंजा कसा है, उसी तरह से राज्यों की पुलिस को भी इस आतंकी जमात के नापाक मंसूबों को नाकाम करना होगा। साकेत सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, ढाका, पूर्वी चंपारण, बिहार।